Hello students, welcome back. Last lecture we have finished the topic biodiversity. Today we are going to start last chapter of ecology, that is the environmental issue. Environmental issue is a very important chapter for examination और इस साल भी यहाँ से 4 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, बड़े इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। और वैसे भी मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूं कि आपने एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। इकोलॉजी में आपने एनसीईआरटी करनी है, सन याद करने हैं, छोटे छोटे पॉइंट करने हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट के क्वेश्चन बनाना सीखें आप, ठीक है। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जो है लिंक करना सीखे। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया तो आपको यहाँ मैच करना है, मैच द कॉलम। तो यहाँ आपको कुछ एक्ट दिए गए हैं और यहाँ आपको दिया गया सन कि कब वो पास हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और सिंगल सिंगल भी आ सकता है कि इसको पूछ ले अकेला, इसको पूछ ले, इसको पूछ ले, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये याद ही करने वाला है, इसमें कोई ट्रिक्स तो ना तो इसमें कोई ट्रिक्स मिलेगी आपको और ना ही इसमें कोई समझने का है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था ये था आई थिंक 1986 में, अभी आपने लर्न करना है, ठीक है ये। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, तो ये था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये था 1981 में। वाटर एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर एक्ट को आपके याद होना चाहिए बिल्कुल, ये कई बार पूछा गया है। ये है 1974, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। और एक हमारे पास में है अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइज, मतलब आजकल क्या है, नॉइज पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है। और ये बात फर्स्ट ऑफ ऑल कब हुई थी, ये बात जो है सबसे पहले हुई थी 1987। तो ये यहाँ पर ये मैच हो गए हैं, आपने इसको लर्न करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने इसको लर्न करना है प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है। एक तरफ हमारे पास में कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ये यूवी अल्ट्रा वायलेट, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर डीडीटी, और ये फॉस्फेट। दिस इज बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, स्नो ब्लाइंडनेस और बीओडी। बीओडी आप जानते हैं, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम फिर से जो है छोटे छोटे पॉइंट को मैच करा के जो है क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास में यूवी रेज, ठीक है। तो ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको दे रहा हूं। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, आप जानते हैं ना, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है जिसको हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, अगर उसकी थिकनेस कम हो जाए तो इस बात को हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया तो फिर क्या होने वाला है, ओजोन लेयर जो काम कर रही थी वो काम नहीं हो पाएगा। ओजोन लेयर क्या करती है बताइए, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर क्या काम करती है, वो एज एक जो है प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करती है और सन से आने वाली हार्मफुल रेज को जो है वो अर्थ पर आने से रोक देती है। अब अगर यूवी रेज हमारी अर्थ पर आएंगी तो फिर हमें जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसमें म्यूटेशन हो सकता है क्योंकि वो H2 बॉन्ड, जो डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं। इसके अलावा कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन सब बातों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस बात को, स्नो ब्लाइंडनेस। तो यूवी रेज अगर हमारी अर्थ पर डायरेक्ट आती हैं तो ये कॉज करेंगी बेटा, क्या काम करेंगी, स्नो ब्लाइंडनेस को ये जो है कॉज करने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, कैटरैक्ट भी कर देती हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास में है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, आपको पता है जो पॉल्यूटेंट होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो टाइम के साथ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स डिकम्पोज हो जाते हैं। एक होते हैं कौन कौन से, एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जो टाइम के साथ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब डिग्रेड नहीं होते हैं। और आपको पता है अगर
अगर हमें वाटर में जो है इन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को जो है बैक्टीरिया की हेल्प से इनको डिग्रेड करना है, तो बेटा बैक्टीरिया को क्या चाहिएगी, बैक्टीरिया को चाहिएगी ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन की डिमांड को जो बैक्टीरिया करते हैं ताकि वो पानी में जो पाए जाने वाले जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं उनको डिकम्पोज कर दें, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन गया है, अब बहुत ध्यान से आप सबको सुनना पड़ेगा। ये बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर के अंदर होगा, जितना ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर होगा उतना ही बीओडी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतना ही डिग्री ऑफ पॉल्यूशन होगा, मतलब वो पानी उतना ही पॉल्यूटेड वाटर होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ गया है हमारे पास में, तो इसका आंसर हमारे पास में आ गया ये बीओडी, डीडीटी। ठीक है, डीडीटी आप जानते हैं, डीडीटी इंसेक्टिसाइड है, और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, बायोमैग्निफिकेशन। एक्चुअली जो डीडीटी है, पहले हम इसको मैच कर देते हैं, डीडीटी यहाँ पे आ जाएगा, हम आपको फिर से बता रहे हैं। एक्चुअली डीडीटी कह लीजिए, और एक दूसरा भी है हमारे पास में मरकरी। ये क्या काम करने वाले हैं, ये क्या काम करते हैं, ये फूड चेन के थ्रू क्या होते हैं, हायर टॉपिक लेवल में जो है एक्युमुलेट होते रहते हैं, और हर एक टॉपिक लेवल पर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहती है। ये एनिमल की बॉडी के अंदर फैटी टिश्यू में जाके जो है स्टोर हो जाते हैं। अब ये ठहरे नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब ना तो इनका एक्सक्रीशन होता, ना ही कोई एंजाइम इनको ब्रेक करता है, और ना ही ये यूटिलाइज होते हैं, तो फिर ये बॉडी के अंदर जो है एक्युमुलेट होते रहते हैं, और हर एक टॉपिक लेवल में इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसी बात को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन कह सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है बेटा वो बर्ड्स की पॉपुलेशन पर पड़ता है, क्योंकि डीडीटी क्या काम करता है, डीडीटी जो है बर्ड्स के अंदर कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को जो है वो इनहिबिट कर देता है, और उस वजह से क्या हो जाता है, जो बर्ड्स के जो एग हैं उनका जो कैल्शियम का बना हुआ शेल है होता है वो वीक हो जाता है, और प्रीमैच्योरली वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इससे जो है बर्ड्स की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है। तो एनसीईआरटी में आपको बेटा इसकी वो वैल्यू याद करनी पड़ेगी, वाटर में कितना है, फाइटोप्लैंक्टन में कितना है, जू प्लैंक्टन में कितना है, स्मॉल फिश में कितना है, और लार्ज फिश में कितना है, ये आपको अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फॉस्फेट अब तो एक बचा है, तो पहले उसको मैच ही कर देते हैं। ये फॉस्फेट से होता है यूट्रोफिकेशन। ये क्या है, ये भी क्या है बेटा, ये भी जो है पॉल्यूशन का ही एक साइड इफेक्ट है। अगर हमारे पानी में लेक में क्या हो जाए, फॉस्फेट जाके वहां एक्युमुलेट होता रहे, तो क्या होता है बेटा, जब वहां पर फॉस्फेट जाकर एक्युमुलेट होता रहेगा तो ये लेक में क्या काम करेगा, बहुत ज्यादा प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और जब वो पानी के अंदर लेक के अंदर जो है बहुत ज्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी तो उनको खाने के लिए छोटे मोटे एनिमल्स भी वहां पर पहुंच जाएंगे। अब जब प्लांट और एनिमल की डेथ होगी तो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसी लेक की बॉटम में जो है एक्युमुलेट होता रहेगा, जिससे क्या होने वाला है, अब इस लेक के वाटर की जो फर्टिलिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये और ज्यादा हाई पॉपुलेशन को क्या काम करेगी, उसको सपोर्ट करेगी, और फिर ये होते होते क्या हो जाएगा कि जो लेक है उसकी जो नेचुरल एज होती है वो बहुत कम हो जाएगी। इसी बात को हम कहते हैं बेटा यूट्रोफिकेशन। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, यूट्रोफिकेशन क्या हो जाता है, इट इज रिडक्शन ऑफ द नेचुरल एज ऑफ ए लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। तो ये इसका मैच हो गया बेटा, ठीक है बेटा, तो आपकी समझ में आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करके दिखाइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट को आप लिंक करना सीखें। ये सस्पेंडेड सॉलिड है, ये कोलाइडल मटेरियल है, ये डिसॉल्व मटेरियल है।
मतलब ये आपको दिया है, ये आपको दिया है सीवेज, तो आप जानते हैं ना, ये आपको सीवेज का केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है। सीवेज वही होता है जो हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम सीवेज कहते हैं। इसमें सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, इसमें कोलाइडल मटेरियल होता है, इसमें डिसॉल्व मटेरियल होता है। अब आपको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। इससे पहले आपने याद करना पड़ेगा सीवेज में 99.9 जो है वो वाटर ही होता है, जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो सिर्फ 0.1% होती हैं। तो स्टूडेंट इसको आप मैच करके दिखाएंगे। सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखाई देते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह होती है, सिल्ट हो सकती है, कले हो सकती है, जो हमें दिखाई देता है। तो ये इसका बेटा मैच यहाँ हो गया, ठीक है बेटा। और इसको हम आपको पता ही है फिल्ट्रेशन या सेडिमेंट से इसको सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कोलाइडल मटेरियल। कोलाइडल मटेरियल का आप क्या होता है आप जानते हैं, ये फीकल मैटर होता है, बैक्टीरिया होता है, क्लोथ या पेपर होते हैं, ये जो है ये होता है, ठीक है ये ठीक है। और लास्ट बचा डिसॉल्व मटेरियल, उसमें आप जानते हैं डिसॉल्व मटेरियल में क्या होने वाला है बेटा, इसमें नाइट्रेट होंगे, अमोनिया होगा, सोडियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, ठीक है। यहाँ आपको फुल फॉर्म, बेटा फुल फॉर्म भी याद करनी है इस चैप्टर से, बहुत सारी फुल फॉर्म है, बीओडी है, जेएफएम है, बहुत सारी फुल फॉर्म भी आपने याद करनी है। जरा देखते हैं क्या होता है। बीओडी तो मैंने आपको बताया, बीओडी व्हाट इज द बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन वो क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, ये तो ठीक है, ठीक है। और जेएफएम होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आप जानते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक ऐसी जो है पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो लोकल पीपल हैं उनके साथ मिलकर जो है फॉरेस्ट को जो है लुक आफ्टर, देखभाल करने का काम करती है। लोकल जो पीपल होते हैं उनको वहां काम मिल जाता है, बदले में उनकी इनकम होती है, और गवर्नमेंट को जो है एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन मिल जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोकल पीपल होते हैं, जो नेचर लविंग होते हैं, वो ना तो खुद जो है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं और ना ही दूसरों को डिस्ट्रॉय करने देते हैं। मतलब इसे कहते हैं डीयू। डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो नहीं होगा, डिग्री ऑफ बेटा अनसैचुरेशन नो ना, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। फॉर्म क्या होता है, फ्रेंड ऑफ आर्केटामास, ठीक है, ये तो बताइए ना आपको, वो जो इको फ्रेंडली जो टॉयलेट बनाते हैं केरल वगैरह में, श्रीलंका में, ये उन्हीं का ग्रुप है फॉर्म, फ्रेंड ऑफ आर्केटामास। तो बेटा डीयू मैंने आपको बताया, डीयू क्या होता है, डीयू की फुल फॉर्म होती है डॉप्शन यूनिट, ठीक है, डॉप्शन यूनिट होती है। आपको पता है ना, अगर हम अपनी अर्थ से 25 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो वहां जो जोन है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और उस स्ट्रेटोस्फीयर में है गुड ओजोन होती है, और ये गुड ओजोन क्या काम करती है, हार्मफुल यूवी रेज रोकती है, और इसकी जो थिकनेस है उसको हम डीयू डॉप्शन यूनिट में इसको हम मेजर करते हैं। जबकि ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो ये गलत हो गया, मेरा इसका आंसर सी आ गया, ठीक है। तो यही गलत है और यही आंसर है, ठीक है, यही रॉन्ग है क्योंकि रॉन्ग ही पूछा है ना, ठीक है। नेक्स्ट मैच द कॉलम, ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें सम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। चिपको मोमेंट कब हुआ बताइए, ठीक है, चिपको मोमेंट जानते कब हुआ, चिपको मोमेंट जो है ये आपको पता है गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। एक ऐसा ये प्रोटेस्ट था जिसमें जो है फॉरेस्ट को बचाने के लिए लोकल पीपल जो हैं वो ब्रेवरी शो करते हैं, और इसी बात को हम कहते हैं चिपको मूवमेंट कहते हैं। और ये इसके जो बहुत बड़े लीडर थे उनका भी नाम याद करना, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और इससे पहले आपको पता है कुछ लोगों को जो है फॉरेस्ट के साथ टीडी के साथ, फॉरेस्ट में टीडी के साथ जो है उनको लगे लगे जो है काट डाला गया था। और उसके बाद जो है मेन जो लेडी थी उनका नाम था अमृता देवी।
अब अमृता देवी की मेमोरी में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक स्कीम जो है तैयार की है। इस स्कीम के जो तहत जो लोग ग्रुप एनजीओ फर्स्ट को बचाने के लिए अच्छा काम करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड देती है। तो ये चिपको मूवमेंट आप जानते हैं कब स्टार्ट होता है बेटा? चिपको मूवमेंट ये 1974 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी याद भी करने वाले पॉइंट हैं, ये हुआ था बेटा यहाँ, अच्छे पॉइंट हैं। ज्वाइंट फर्स्ट मूवमेंट मैंने आपको बता दिया और इसकी स्टार्टिंग जो है 1980 में हुई थी। तो ठीक है स्टूडेंट, आप इसे याद करें करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, खुद पॉल्यूशन कौन है और उस पर क्या इफेक्ट होने वाले हैं। तो इन्होंने जो है एक ही क्वेश्चन में आपसे सारा कुछ पूछ लिया। तो देखते हैं कौन है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पॉल्यूशन, इट्स कंपोनेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ इट। तो देखते हैं क्या है, केमिकल फैक्ट्री। देखिए क्या है, केमिकल फैक्ट्री से NO2 निकलता है। ये केमिकल फैक्ट्री से NO2 तो नहीं निकलता, केमिकल फैक्ट्री से तो हार्मफुल केमिकल्स निकलेंगे, ठीक है। और आपको पता है ओजोन होल तो कौन करता है? ओजोन होल किसने करना है बेटा? वो तो करता है मेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्या निकलता है? ये Cl नेगेटिव आयन निकलता है, ठीक है। Cl नेगेटिव, इसे कहते हैं एक्टिव क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? एक्टिव क्लोराइड कहते हैं। और एक एक्टिव क्लोराइड जो है वो 10 लाख ऑक्सीजन को O3 में से निकाल सकता है, मतलब ओजोन लेयर की थिकनेस को कम कर सकता है। तो बेटा ये तो गलत हो गया ना। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट चलो N2 हो सकती है, लेकिन आपको पता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें सबको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो 60% जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो तो CO2 से होता है, ठीक है। CO2 से होता है, तो ये तो नहीं होगा। हैवी इंडस्ट्री CO2 एसिड रेन नहीं, एसिड रेन वाला भी गलत हो गया बेटा, क्योंकि आपको पता है एसिड रेन में क्या होता है बेटा? एसिड रेन में होता है H2SO4 एंड HO3 होता है। यहाँ तो N2 का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, ठीक है। CO2 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है NO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस है, ये पैन बनाती हैं। पैन होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैन के बारे में आपने अलग से क्वेश्चन याद करना है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जानते क्या होता है? जो किसी एक फिक्स सोर्स से आता है और एटमॉस्फेयर में जो पहले से ही कोई केमिकल है उसके साथ रिएक्शन करके एक खतरनाक जो है पॉल्यूटेंट बनाता है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है PAN, प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और ये क्या करता है? फोटोकेमिकल स्मोक करता है। स्मोक आप जानते हैं कैसे बनता है? ये स्मोक है, प्लस इसके साथ फॉग मिक्स हो गया तो बन जाता है ये स्मोक बन जाता है, ठीक है। और स्मोक से क्या होता है बेटा? इरिटेशन होता है, कंफ्यूजन होता है, हेडेक होता है, ठीक है। और जो है सही से जो है कंफ्यूजन होता है, सही हम जो है डिस्टेंस को सही तरीके से हम डिसाइड नहीं कर सकते। और ये इसमें आइस से जो है वाटर भी आता है, ठीक है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर जो है वहाँ की एयर में एक अजीब सी रेस्टलेसनेस होती है। और ये किस वजह से है? ये स्मोक की वजह से होती है। तो स्टूडेंट हमने आपको कराए, अभी हमने इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। ये फर्दर DU, CFCs, BOD, PIL, CNG। तो DU हमने आपको बताया था, DU होती है डॉप्सन यूनिट। और अच्छा क्वेश्चन है, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो बताइए किससे मैच हो रहा है? तो ये जो है यहाँ कौन सा ठीक है, ये बताना कि कौन सा यहाँ पर जो है एक तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा कि कौन जो है किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो
तो ये आपको याद करना। DU क्या होता है? DU होता है adoption unit and it is used to measure thickness of ozone layer. CFCs, it is the chlorofluorocarbon. ये क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये कहां से निकलता है? ये जो लीक एसी होते हैं ये वहां से निकलता है और फिर ये देता है एक्टिव क्लोरीन देता है। एक्टिव क्लोरीन जो है O3 में से मतलब ओजोन में से ऑक्सीजन को निकाल देती है, जिससे जो है वो फिर ओजोन की लेयर वहां पर ठीक हो जाती है। BOD आप जानते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फिर से, और PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। CNG आप जानते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जो कि पेट्रोल के कंपैरिजन में चीप भी होती है और ये पॉल्यूशन नहीं करती है क्योंकि इसका कंप्लीट जो है कंबस्टन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो दिल्ली है वहां पर कभी पॉल्यूशन होता था तो वहां पर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया गया, तो वहां दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या काम किया, पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो CNG पर लेके आए। लेकिन CNG में भी एक प्रॉब्लम है, ये एग्जाम में पूछते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल CNG में एक प्रॉब्लम है कि जैसे पेट्रोल पंप होते हैं जगह जगह, अभी CNG का जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो अभी फिलहाल काफी कम है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको एक रोंग देखना है, रोंग। चलिए यहां देखते हैं अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट जानते क्या होता है? देखिए अल नीनो इफेक्ट जानते क्या होता है? जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में ना, कुछ ऑड क्लाइमेटिक चेंज चल रहे हैं। ऑड क्लाइमेटिक चेंज का मतलब है जहां पर फ्लड आती थी वहां पर अब रेन सही टाइम पर नहीं हो रही है, और जहां पर डेजर्ट होता था वहां पर जो है वो फ्लड आ रही है। जहां पर कभी जो है कोल्ड क्लाइमेट होती थी अब वहां पर बहुत बहुत ज्यादा जो है हॉट क्लाइमेट जो है बनती जा रही है। इस बात को हम कहते हैं ऑड क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट में बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहे हैं, तो ये तो ठीक है, हमें ठीक नहीं ढूंढना है, तो ठीक हो, हमें तो रॉन्ग ढूंढना है। रेडियो एक्टिव लीकेज, रेडियो एक्टिव लीकेज 3 माइल आइलैंड, ये भी समझो ठीक ही है। बायोमैग्निफिकेशन आप जानते हैं, बायोमैग्निफिकेशन किसके लिए होता है? ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जैसे होता है, और बेस्ट एग्जांपल है इसके HG और DDT आप जानते हैं। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब अहमद खान, ये रोग, ये रोग। ठीक है, चूंकि इस चैप्टर में आपने 2 नाम पढ़े होंगे। एक हमारे पास में है रमेश चंद डागर। रमेश चंद डागर कौन है? वो हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब का जो है वो प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है प्रमोट करता है। और इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस का जो वेस्ट है वो दूसरे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, जिससे नेचुरल रिसोर्स का जो है कंप्लीट जो है यूटिलाइजेशन होता है। आप जानते हैं अहमद खान ने क्या किया था? अहमद खान ने बेंगलोर का रहने वाला है, आप जानते हैं। इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था पॉलीब्लेंड, और बाद में उस पॉलीब्लेंड को बिटुमेन के साथ जो है मिक्स कर उसको रोड की सरफेस को बनाने में किया था। और वहां पर ये देखा गया था कि रोड की जो वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टी है वो 3 टाइम जो है बढ़ गई थी, और अब तक वहां पर NCERT के अकॉर्डिंग चलेंगे वहां पर लगभग कर्नाटक बेंगलोर 40 किलोमीटर की इस तरह की रोड उन्होंने बना दी है। तो ये क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आया था, तो यहाँ अहमद खान रॉन्ग हो गए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर। चलिए कौन सा सही मैच है? बेसल कन्वेंशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये तो ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेटिक चेंज, ये हो गया बस। ये आप इसको याद करें जीके। देखिए आप इसे जीके याद करें तब नहीं भूलने के। यहाँ पर जी का मतलब है ग्रीन हाउस गैस और के का मतलब है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो आप जानते हैं जापान की एक सिटी है, और वहां पर एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी। ये किस लिए? तो के हम जो है जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कम से कम किया जाए। तो स्टूडेंट यही आ गया, बस ये रॉन्ग है तो यही हमारा आंसर आ गया। लेकिन देख लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुई थी, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो ठीक है।
और रामसर कन्वेंशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के लिए आप याद करना, ये भी ठीक है क्योंकि तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको हमने कैसे याद किया, जीके, ऐसे याद किया जीके, ग्रीन हाउस के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह का एक पाई चार्ट देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि भाई एबीसी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। अब आपने याद करना ये कौन कौन सी गैस है, और ये भी याद करना है कि इनका जो है परसेंटेज कितना है ग्रीन हाउस को करने के लिए। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो पाई चार्ट बना के आए या फिर वैसे स्टेटमेंट आए। तो आप जानते हैं, तो बी क्या हो सकता है बताइए, बी सबसे ज्यादा CO2, तो बी यहां पर CO2 हो गया, इसका लगभग कितना है, इसका तो 60% होता है, आपको पता है 60% इसी का है कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद सबसे कम, इससे कम किसका है, इससे कम सी का है, तो इससे कम किसका होगा, इससे कम होगा यहाँ पर, ये होने वाला है यहाँ पर, इससे कम होगा, ठीक है, इससे कम होगा यहाँ पर ये मीथेन, ठीक है, मीथेन का लगभग ये 20% होगा, ठीक है, मीथेन का लगभग कितना होगा ये, ठीक है, 20% होगा, ठीक है, हालांकि वो आपको 25 भी दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होगा CFCs, ये कितना होगा, ये लगभग 14% होगा, ठीक है, 14 एग्जैक्ट भी दे सकता है और 15 भी दे सकता है। और सबसे कम एक इसका होता है N2O, ये क्या हो गया, ये होगा N2O, जो कि कितना होता है 6% होता है, ठीक है। तो ये आपने याद करना, ये हर तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट दे के भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट, बस ये हमारा फिर है, याद करना, कैटालिटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एयर मफ्स और लैंडफिल्स क्या होते हैं। देखिए आप जानते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल में लगे हुए स्पेसिफिक डिवाइस होते हैं जो कि बहुत ही जो कॉस्टली मेटल हैं जैसे कि गोल्ड, पैलेडियम, प्लेटिनम, उससे मिलकर बनते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये वहां पर जो है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो उसको CO2 में चेंज कर देते हैं, और अगर N2O बनता है जो कि खतरनाक है उसको नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। तो ये एक तरीके से कहाँ यूज होता है, ये यूज इन ऑटोमोबाइल में यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हमने आपको बताया था, ये जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक डिवाइस है, और इसके हेल्प से हम जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो ये कहाँ यूज होता है, ये यहाँ पर यूजिंग इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट में यूज होता है। यहाँ से हम जो है जो पर्टिकुलेट इम्प्योरिटी है एग्जॉस्ट में उसको दूर कर देते हैं। एयर पोल्यूशन में यूज होगा, हाई नॉइज पोल्यूशन। और लैंडफिल आप जानते हैं जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम ग्राउंड में डेपोरेशन बना देते हैं, और जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको उसके अंदर जो है वो बरीड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर, ये तो मिले मिले आ गए, ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्री प्लांट यूज। चलिए तो इंपॉर्टेंट सी बात है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के 3 तरीके आपने पढ़े थे ना। एक क्या था, एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जहां से वो निकलता था, वो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, वो 10 पार्टिकल को जो है एक नेगेटिव चार्ज दे देते थे, ठीक है, तो याद होगा आपके, ठीक है। फिर वो उस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज प्लेट की हेल्प से जो है वो एक्युमुलेट कर लिया जाता था, और एयर जो है क्लीन होकर बाहर निकलती थी। कैटालिटिक कन्वर्टर मैंने यहाँ पढ़ लिया। अब इसमें एक लास्ट बचा है ये स्क्रबर। आपको पता चाहिए स्क्रबर जो है, जो गैस होती है, गैस जो हार्मफुल गैसेस होती है जैसे कि SO2 वगैरह होती है, उस एग्जॉस्ट में से उन हार्मफुल गैसेस को सेपरेट करने का काम करता है स्क्रबर। तो है कोई यहाँ पर देख लीजिए, देखिए पर्टिकुलेट तो होने का नहीं, ठीक है, तो जो पर्टिकुलेट वाला है वो तो आप रॉन्ग कर दीजिए, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। O3 मीथेन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं हुआ, तो हमारा आंसर सिंपल सा आ गया, गैस लाइक SO2, ठीक है। इसकी वर्किंग आपको पता है, एक तरफ से हम जो है हार्मफुल गैस को पास करते हैं, ऊपर से वहां पर जो है वो वाटर गिरता रहता है, उस वाटर में जो है लाइम होता है, ये SO2 वहां पर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपका
एनवायरमेंटल इशू भी चैप्टर खत्म हो गया। और आज समझ लीजिए आपकी इकोलॉजी भी लगभग फिनिश हो गई है। ये अच्छे टॉपिक थे हमारे, स्कोरिंग है आप करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे आपसे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।